फेसबुक के सोशल मीडिया के नेता हैं, ना कि जमीन के नेता। ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा जिस पे मैंने सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट या सड़क। कांग्रेस की किस खैबे से ताल्लुक है? मैं एक पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। सचिन पायलट से पर्सनली आपको दिक्कत है या विधायक बनने के बाद जो उनको जिम्मेदारी मिली उन कामों से आपको दिक्कत है? इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, वो अगले 10 साल बाद भी देखेंगे तो आप ये मुझे साबित नहीं कर पाएंगे कि मैंने झूठ बोला था। करूंगा कि मुझे पर्सनली दिक्कत नहीं है, मुझे पायलट साहब से दोनों तरीके से दिक्कत है। मोहसिन रशीद साहब, अक्सर देखा गया है कि आप पायलट साहब की मुखालिफत में रहते हैं, ये आप भी मानते हैं, और अभी बड़गो वाला इंसिडेंट जो हुआ जामा मस्जिद के बाहर का वो भी सबको याद है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिम्मेदारी तो सरकार की है, एक विधायक की थोड़ी है, तो आप यही सवाल सरकार से या सरकार के खिलाफ इस लेवल का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? सरकार से क्यों सवाल नहीं करते? क्यों? क्योंकि आप कांग्रेस में, ऐसा तो नहीं। सरकार उन लोगों का एक ग्रुप होती है जो विधानसभा में जीत के जाते हैं। जी, मैंने सचिन पायलट से सवाल इसलिए किया क्योंकि सचिन पायलट मेरे विधायक थे। तो वो जरूरी थोड़ी मुसलमानी कैंडिडेट हो, हक की बात है। 60-70 हजार मुस्लिम वोट है लगभग, हाँ। ये मानते हैं, तो उनका पहला हक है खड़े होने का। अगर उन 60-70 हजार में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं हो जो सीट निकाल सके, पार्टी को अगर लगे तो जरूरी थोड़ी है कि उसको दिया जाए। मतलब मैं इस बात का क्या जवाब दूं? 70,000 मुसलमानों में से पार्टी को ये नहीं लगता कि कोई एक आदमी है जो सीट निकाल सकता है। आपने क्या किया? अगर लोग आपको माने कि आप कैंडिडेट हैं, आप कह रहे हैं कि अगर लोग चाहेंगे तो आप एमएलए की दावेदारी पेश करेंगे, तो उसके लिए लोग कुछ देखते भी तो होंगे। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि जो एक जनप्रतिनिधि कर सकता है उस क्षेत्र में आपने क्या क्या किस हाथ में जो था उस जिम्मेदारी को, मेरी ताकत में जो था, जो रुतबा, जो जगह अल्लाह ने मुझे दी थी, क्या मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ वो आवाज नहीं उठाई? जीजा साला का एक लफ्ज बड़ा देखने को मिला, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या मामला है जीजा साला और कौन है ये जीजा साला? दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज से अगर मुसलमान का हक मारा जाता है, मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता, तो पार्टी के खिलाफ जाके करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम हैं जनाब मोहसिन रशीद साहब के साथ, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस के, और काफ़ी जाने माने नेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। आप टोंक विधानसभा को लेके काफ़ी चर्चित रहे हैं, पहले भी और अभी भी काफ़ी चर्चाओं में हैं। आज हम आपका इंटरव्यू करना है, आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे। सबसे पहले मोहसिन रशीद साहब, लोगों का कहना यह है कि आप फेसबुक के सोशल मीडिया के नेता हैं, ना कि ज़मीन के नेता। इस पर आपका क्या जवाब? शायद वो लोग जो ऐसा बात कह रहे हैं वो खुद शायद खाली सोशल मीडिया पर रहते होंगे। राजस्थान छोड़िए, पूरे इंडिया का ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा जिस पे मैंने सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट या सड़क पर उतर के आवाज़ नहीं उठाई। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग सोशल मीडिया पे मुझे जानते हैं, उससे ज़्यादा वो गरीब, वो मजदूर, वो रिक्शा चलाने वाले, वो बेलदार, वो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होंगे, और वो मुझे जानते हैं। तो ये बचकानी सी बात है। अगर कोई कहता है तो वो उसको खुद को अपनी नॉलेज पे थोड़ा सा जोर देना चाहिए, और वो खुद सड़क पर उतरे। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कांग्रेस की किस खैबे से ताल्लुक है? मानते हैं कांग्रेस? मैं कांग्रेस में कोई खेमा नहीं मानता। मेरी नज़र में मैं एक पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। इट डिपेंड्स, इट डजंट मैटर एट ऑल कि उसमें क्या चल रहा है। मैं एक पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ और मैं उस पार्टी में हूँ। ठीक है। सचिन पायलट से पर्सनली आपको दिक्कत है या विधायक बनने के बाद जो उनको जिम्मेदारी मिली उन कामों से आपको दिक्कत है? मुझे पायलट साहब से मैं बिल्कुल क्लियर नहीं कहूँगा आपसे, मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलूँगा। इंशाल्लाह ताला आप मेरा जो भी इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे वो अगले 10 साल बाद भी देखेंगे तो आप ये मुझे साबित नहीं कर पाएंगे कि मैंने झूठ बोला था। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकारूंगा कि मुझे पर्सनली दिक्कत नहीं है। मुझे पायलट साहब से दोनों तरीके से दिक्कत है। पहली चीज़, जो वो विधायक बने थे, उन्हें ईमानदारी से इस शहर का हक अदा करना चाहिए था। उन्हें ईमानदारी से जो लोगों ने उन पर भरोसा किया था उस भरोसे पर खरा उतरना चाहिए था। चाहे वो सीएम बने नहीं बने, डिप्टी सीएम तो थे, सेकंड पोजीशन इन राजस्थान गवर्नमेंट उनकी थी, लेकिन उन्होंने टोंक को एक लावारिस बच्चे की तरह ट्रीट किया। जहां पर आए उस बच्चे से जो उसके पास था वो सब लिया और फिर वापस अपनी मस्ती में मगन हो गए। तो ये तो मुझे उनसे विधायक के तौर पे दिक्कत है। पर्सनल मेरी दिक्कत इससे ज्यादा है। पर्सनल मेरी दिक्कत उनसे ये है कि उन्होंने टोंक को चुना क्योंकि यहाँ पर मेरी कौम के, मेरे लोगों के वोट ज्यादा थे। मुसलमान होने के नाते मुझे पर्सनल उनसे दिक्कत है कि उन्होंने हर जगह मुसलमानों की मुखालिफत की। जहां पर हम मजलूम थे वहां पर भी उन्होंने हमें जालिम दिखाया। जहां पर वो हमारे लोगों को बचा सकते थे, निर्दोष लोगों को, चलिए दोषियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं निर्दोष लोगों की बात कर रहा हूं। जिन निर्दोष कुरैशियों को, जिन निर्दोष काली पलटन की औरतों को वो बचा सकते थे,
उन्होंने उनको जेल भिजवाया, जानवरों की तरह उनके राज में वो पिटे। तो मुझे ये पर्सनल दिक्कत है कि उन्होंने मुसलमानों का बचाव तो छोड़िए, उन पे हमले और तेज करवाए। मोहसिन रशीद साहब, अक्सर देखा गया है कि आप पायलट साहब की मुखालिफत में रहते हैं, ये आप भी मानते हैं, और अभी बड़गो वाला इंसिडेंट जो हुआ जामा मस्जिद के बाहर का, वो भी सबको याद है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिम्मेदारी तो सरकार की है, एक विधायक की थोड़ी है, तो आप यही सवाल सरकार से या सरकार के खिलाफ इस लेवल का प्रदर्शन क्यों नहीं करते जो आपने वहां नारेबाजी करी, या जैसे भी आपने सचिन पायलट साहब को रोका, तो ये आप डायरेक्ट सरकार से क्यों सवाल नहीं करते? क्यों? क्योंकि आप कांग्रेस में, ऐसा तो नहीं? बहुत वाजिब सवाल है आपका, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आपने जैसे कि कहा कि जिम्मेदारी तो सरकार की है। सरकार कौन होती है? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, सरकार कौन होती है? सरकार उन लोगों का एक ग्रुप होती है जो विधानसभा में जीत के जाते हैं। जी, मैंने सचिन पायलट से सवाल इसलिए किया क्योंकि सचिन पायलट मेरे विधायक थे। आप मेरे पास अपने चैनल की तरफ से आए हैं, तो मैं आपको यह कह के भगा नहीं सकता ना कि आपके चैनल का हेड क्यों नहीं आया, या कल को आपके चैनल की बात कोई होगी तो मैं आपसे करूंगा ना। एक मीडियम होता है। दूसरी बात, जैसा कि सचिन पायलट अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता बताते आए हैं और उन्होंने उस बात को साबित भी किया है, तो पहला मेरा सवाल उनसे इसलिए था कि आपने तबलीग जमात को कल्प्रिट ठहरा दिया। राजस्थान के और 199 विधायक तो नहीं बोले, वो क्यों बोले? कोरोना के टोंक डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा था। जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं वो सवाल टोंक वालों को सचिन पायलट से करना चाहिए। कोरोना तो दुनिया के लेवल का एक मुद्दा था, उस पर सचिन पायलट को मौलाना साद या तबलीग जमात को जिम्मेदार ठहराने की क्या जरूरत आ रही थी? और जब मेरा विधायक ऐसी गलती करेगा, मेरा विधायक ही उन्हीं लोगों पे इल्जाम लगाएगा जिन लोगों का वो वोट लेके जीत रहा है, तो मेरा सवाल करना उनसे बनता नहीं। आपका सवाल पर्सनल लेवल पे उनसे बनता है क्योंकि वो उनका पर्सनल ओपिनियन था। मगर जहां कसाईयों वाली बात आती है या जुनैद नासिर वाली बात आती है, वो तो एक मुद्दा सरकारी है, वहां पुलिस भी इन्वॉल्व है, प्रशासन भी इन्वॉल्व है, तो वहां तो आप सरकार के खिलाफ भी तो बात कर सकते हैं ना। या फिर ऐसा देखा जाता है कि आप शायद दूसरे फेमे से ज्यादा प्रभावित हैं? बहुत अच्छी बात कही। अगर सचिन पायलट कन्हैया लाल जी टेलर के घर पे नहीं जाते तो मैं सचिन पायलट साहब से नहीं पूछता कि आप नासिर जुनैद के लिए क्यों नहीं बोले। सचिन पायलट ने बार बार अपने आप को यह बताया कि हर परेशानी के लिए मैं इन्वॉल्व होता हूं, हर मुसीबत में मैं जाके खड़ा होता हूं। तो क्योंकि वो अपने आप को स्टेट लेवल का लीडर बता रहे हैं, वो कन्हैया लाल टेलर किया तो जा सकते हैं। मैं बहुत अदब से कन्हैया लाल जी का नाम ले रहा हूं, वो कन्हैया लाल जी टेलर किया तो जा सकते हैं, नासिर जुनैद क्यों नहीं जा सकते? जब साहब आप कादिर साहब आप 50 जगह इंटरव्यू लेने जाएंगे और जहां पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है वहां नहीं जाएंगे, तो मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा। मेरा सवाल उनसे इसीलिए था कि जहां पर भी भीलवाड़ा में या इधर कहीं एक बच्ची के साथ मामला हुआ, वो वहां तो चले गए, इकबाल के घर पे नहीं गए, असगर के घर पे नहीं गए, असगर शेख के घर पे, नासिर जुनैद के मामले में उन्होंने नहीं बोला। मोनू माने सर, जब वो जो उन जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप में, जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप में पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट उन्हें यह कह के बरी करती है कि इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पुलिस क्योंकि असली लोगों को नहीं कर पाई, इनको पुलिस ने फंसा दिया, हाई कोर्ट उन्हें बरी कर देता है। तो सचिन पायलट कहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। मोनू मानेसर के खिलाफ तो नहीं बोले। बिल्किस बानो जिसके आरोपियों को, आरोपी क्या नहीं कहूंगा मैं, उसके मुजरिमों को कोर्ट ने मुजरिम मान के उम्र कैद की सजा दे दी, उनको गुजरात गवर्नमेंट रिलीज करवा देती है। सचिन पायलट उनके खिलाफ तो नहीं बोले कि भाई इन लोगों को दोबारा जेल में भेजना चाहिए। ये 15 बेगुनाह मुसलमान दिख गए उन्हें। तो मुझे ये हैरानी है कि लोगों को दिक्कत किस चीज से है, पायलट साहब का मुसलमानों के खिलाफ इस रवैये से, या मैं उनके मेरी कौम की, मैं आपकी या किसी और की बात नहीं कर रहा, ये तकलीफ मेरी है। मैं अपने जिस्म में मेरा एक हिस्सा दुख रहा है तो उसकी तकलीफ मुझे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं अगर अपनी तकलीफ का सवाल उनसे कर रहा हूं तो लोगों को इसमें लग रहा है ये क्यों कर रहा है। यही ज़हनियत हमें छोड़ना पड़ेगी। सर मेरा सवाल आप समझे नहीं, जितने भी मुद्दे जितने मामले आपने बताए, ओवरऑल हुकूमत कांग्रेस की सरकार की, वो एक विधायक है, उनका पर्सनल ओपिनियन है कि वो कहीं जाए या नहीं जाए, वो उनका पर्सनल स्टैंड है। मगर ओवरऑल जब ये सरकार के अंडर में हुआ तो क्यों ना हम डायरेक्ट सरकार के खिलाफ नारेबाजी करें या डायरेक्ट सरकार? आपने आप शायद आपसे जिसने भी जो ये मामला पूरा आप बात कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन की कमी है। सरकार के खिलाफ सबसे पहला प्रोटेस्ट
नासिर जुनैद का टोंक में हुआ है तो वो मोहसिन रशीद ने ऑर्गेनाइज किया। सरकार के खिलाफ असगर शेख के वाले मामले में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कोई हुआ है तो अल्लाह के हुक्म से वो मोहसिन रशीद की कॉल पे हुआ है। हमने सड़क पे सरकार को भी घेरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सरकार को घेर रहे हैं हम वहां पे और हम सचिन पायलट साहब जो हर जगह बोल रहे हैं। मैं फिर आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, मेरा सवाल उनसे ये था कि जब आप इन 3 लोगों के लिए बोले जो मुसलमान नहीं थे तो इनके लिए क्यों नहीं बोले जो मुसलमान थे? इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। दिक्कत जब होती जब मैं सरकार के खिलाफ अपने आप को बचाता और पायलट साहब को अकेले को घेरता। मैं, आप चाहें तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, मुझे किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने हर जगह जहां पर भी किसी मजलूम के साथ जुल्म हुआ है मैं उसके खिलाफ सड़क पे भी खड़ा हुआ हूं और मैं उसके खिलाफ मैंने उस आदमी से सवाल भी किया है जो उसके लिए आवाज उठा सकता था। पायलट साहब से मेरा सवाल करने की वजह सिर्फ ये थी कि वो मेरे शहर से विधायक हैं। अगर हम हमारे शहर के विधायक से ही पूछने की आदत डाल लें तो ये मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, आने वाले चुनाव हमारे सामने हैं जी। महीना 1.5 महीना रह गया। क्या मोहसिन रशीद साहब की तैयारी कर रहे हैं टॉक से विधायक की दावेदारी की या ओवरऑल इलेक्शन लड़ने? देखिए, मोहसिन रशीद इंडिविजुअल कोई हैसियत नहीं रखता, मैं अपने आप को इंडिविजुअल कुछ मानता नहीं। मैं तो अगर टोंक के मुसलमान तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनकी आवाज पे बिल्कुल हाँ करूंगा। टोंक के मुसलमानों की मेरे पास काफी फोन कॉल्स आते हैं, मेरे पास काफी मैसेजेस आ रहे हैं, लोग मेरे पास मसले आ रहे हैं कि अगर इस बार भी कांग्रेस मुसलमानों का हक छीने तो फिर टोंक के मुसलमानों में से आप खड़े होइए। तो वो हक क्या है मुसलमानों का? मुसलमानों का हक ये है कि जैसे अपने इंद्राज गुजर लड़ते हैं विराटनगर से, जैसे जीआर खटाना लड़ते हैं गुजर बहुल्य क्षेत्र, जैसे अशोक चांदना लड़ते हैं गुजर बहुल्य क्षेत्र से, जैसे मीणा कैंडिडेट्स लड़ते हैं मीणा बहुल्य क्षेत्र से, जैसे जाट कैंडिडेट लड़ते हैं जाट बहुल्य क्षेत्र से, वैसे ही मुसलमान लड़ेगा जहां पर मुसलमान की रिप्रेजेंटेशन है। टोंक विधानसभा से हमेशा कांग्रेस मुसलमान को टिकट देती हुई आई। पिछली बार हमारे साथ धोखा हुआ, हमें इस भ्रम में रखा गया कि अरे टोंक की तकदीर बदल जाएगी, सचिन पायलट साहब आ जाएंगे, लेकिन अच्छा हुआ ये चीज बहुत जल्दी हमें असलियत सामने आ गई कि आपका भला वही कर सकता है जिसे इस जगह से मोहब्बत हो, जो इस शहर में पैदा हुआ हो, जिसके माँ बाप इस शहर में दफन हो। तो वो जरूरी थोड़ी मुसलमानी कैंडिडेट हो। हक की बात है। बीजेपी महाजन को टिकट देती है, क्यों? जरूरी तो नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि यह हक है। देवली उनियारा से कांग्रेस मीणा को टिकट देती हुई आ रही, जरूरी तो नहीं है। जाट बाहुल्य क्षेत्र से जाट को टिकट देती आ रही है, जरूरत तो नहीं है। ये मुसलमानों पे ही आके क्यों जरूरी हो जाता है कि जरूरी नहीं है? अगर पार्टी को लगे कि ये वो कैंडिडेट है ही नहीं जो स्टैंड कर सकता है या जीत सकता है तो फिर पार्टी मतलब पार्टी को ये लगता है। अच्छा, पार्टी मेरा सवाल है ये। हाँ, क्या हो है सकता है सर आप बात कर रहे हैं कि 60-70 हजार मुस्लिम वोट हैं लगभग, हाँ। ये मानते हैं, तो उनका पहला हक है खड़े होने का। अगर उन 60-70 हजार में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं हो जो सीट निकाल सके, पार्टी को अगर लगे तो जरूरी थोड़ी है कि उसको दिया जाए। मतलब मैं इस बात का क्या जवाब दूं? 70,000 मुसलमानों में से पार्टी को ये नहीं लगता कि कोई एक आदमी है जो सीट निकाल सकता है। चलिए, फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जो आप मुझसे बात कर रहे हैं उसके लिए मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं कि हम 70,000 के 70,000 पार्टी की नजर में नाकारा है, हम सीट नहीं निकाल सकते, है ना? आज की ये पार्टी को लगता है, पार्टी को लगता है। आज महेश जोशी की हालत क्या है ये सबको पता है कि उनका बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो सीट निकाल पाएंगे, है ना? ऐसे मैं आपको 50 नाम गिना सकता हूं। चलिए आगे की छोड़िए, मेरी कैलकुलेशन को भी छोड़िए। पिछली कांग्रेस सरकार में 200 की 200 सीटें जीत गई थी कांग्रेस। तो इससे 2 चीजें साबित होती हैं। एक चीज, पार्टी की कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। 200 टिकटों में से आप 106 जीत के आ रहे हो, क्यों साहब? एक तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, दूसरी बात पार्टी टिकट देती है जिसका हक होता है, फिर वो और वोटर डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा। समझे आप? सीपी जोशी साहब चुनाव हार चुके हैं, राजकुमार शर्मा निर्दलीय चुनाव जीते हुए। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप इस क्राइटेरिया पे टिकट दो कि भाई जीतने वाले को ही देंगे, तो फिर भाई जो हारते हैं उनकी वजह से सबको इस्तीफे दे देना चाहिए, जो टिकट बांटने वाली कमेटी थी। पार्टी लीडर क्रिएट करती है। विराटनगर से इंद्राज गुजर को टिकट दिया गया, पायलट साहब ने इंद्राज गुजर को टिकट दे दिया, जिस आदमी को कोई जानता भी नहीं था। तारिक साहब को मसूदा से दे दिया गया, मसूदा से तो मुसलमान जीतता था, फिर क्यों टिकट काट दिया?
टॉक से तो मुसलमान कैंडिडेट जीतता ही था ना, जकिया जी जीतती ही थी, फिर क्यों मुसलमान का टिकट काट दिया? बात ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कादिर साहब कि पार्टी को नहीं लगता कि 70,000 में से कोई एक नहीं जीत सकता। हम दिखाएंगे। इजराइल को ये नहीं लगता था कि फिलिस्तीनी ऐसे खड़े हो जाएंगे। मैं इस बात को नहीं मानता। अगर हमारे में खड़े होने की ताकत है, अगर हमें यकीन है कि फायदा, नुकसान, मुसीबत, आसानी, मौत, जिंदगी और फतेह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसे क्या लगता है। मैं इस बात का हिमायती हूं कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, चाहे मैं अकेला खड़ा हूं, चाहे साहबजादे कादिर अकेले खड़े हो। आप पार्टी को नहीं लगता तो पार्टी ठीक है भाई, आपको नहीं लगता कोई बात, ये वक्त बताएगा। जैसा कि आपने ये कहा कि मौत जिंदगी हर चीज अल्लाह के हाथ में, कॉन्सेप्ट ये कहता है, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए जमीन पे भी तो कुछ हालात तैयार करने होते हैं। आप मानते हैं आप नेता हैं? मेरा आपसे सवाल है, अगर आप नेता हैं तो आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए या और जो भी शिक्षा है, चिकित्सा है, उसके लिए आपने क्या किया? अगर लोग आपको माने कि आप कैंडिडेट हैं, आप कह रहे हैं कि अगर लोग चाहेंगे तो आप एमएलए की दावेदारी पेश करेंगे, तो उसके लिए लोग कुछ देखते भी तो होंगे। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि जो एक जनप्रतिनिधि कर सकता है उस क्षेत्र में आपने क्या क्या किस किस चीज के लिए, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर। देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, ये सवाल आपका मेरे विधायक बनने के बाद होना चाहिए था। आप ये जरूर देख सकते हैं कि मेरे में जो ताकत थी, जिस जगह में खड़ा था, उस वक्त मैंने क्या किया। बाद में ये कह सकता हूं कि मैं आज आपको ये नहीं कह सकता कि मैं चिकित्सा के लिए कुछ करा सकता हूं, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं आपको आज की तारीख में रोजगार दे सकता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी एक भी मजलूम पे जुल्म होता हुआ होगा तो आप मोहसिन रशीद की पीठ नहीं देखेंगे, इंशाल्लाह हमेशा सामना ही देखेंगे। और इस बात के लिए आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शहर के किसी चलते हुए आदमी से आप पूछ सकते हैं कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने की मेरी कुव्वत थी तो मैं उसमें खड़ा हुआ या नहीं हुआ। मेरे हाथ में जो था, उस जिम्मेदारी को, मेरी ताकत में जो था, जो रुतबा, जो जगह अल्लाह ने मुझे दी थी, क्या मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ वो आवाज नहीं उठाई? हाँ, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ऐसा करे कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाले, अल्लाह ताला मुझे जिता के विधानसभा भेजे। उसके बाद आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि आपने चिकित्सा के लिए, ट्रेन के लिए, रोजगार के लिए क्या किया। उसके बाद का सवाल ये होना चाहिए। आज मैं एक बात कह सकता हूं आपसे कि हो सकता है मोहसिन रशीद आपको चिकित्सा नहीं दे सके, हो सकता है मोहसिन रशीद आपको रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन मोहसिन रशीद इंशाअल्लाह ताला, जब तक मेरे जिस्म में जान है, जब तक मैं कर सकता हूं, मोहसिन रशीद आपकी औरतों को 28 दिन के लिए, बेगुनाह औरतों को जेल नहीं जाने देगा, खामोश नहीं बैठेगा। मोहसिन रशीद बेगुनाह कुरैशियों को जानवरों की तरह नहीं पिटने देगा, खामोश नहीं बैठेगा। मोहसिन रशीद किसी को, आपको मारने नहीं देगा इस शक में कि आपके गाड़ी के अंदर जो चिकन रखा हुआ है वो गोमांस है। मोहसिन रशीद आपके ऊपर होते हुए पहले हमले पे आपके सामने खड़ा होगा, आपके साथ खड़ा होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि इसका इख्तियार मेरे हाथ में है। देखिए मोहसिन भाई, जो आप कह रहे हैं हक की आवाज आप बुलंद करेंगे और करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। भारत के में हम नागरिक हैं, संविधान भी हमें अधिकार देता है कि अगर कहीं जुल्म हो रहा हो तो उसके खिलाफ हमें स्टैंड करना चाहिए। मगर जुल्म एक तरफ हम रखेंगे और उसके खिलाफ स्टैंड करेंगे, बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी है। मगर वो लोग जिन पे जुल्म हुआ, उनके आसपास के लोग और भी नागरिक जो हैं, जिनके मौलिक अधिकार हैं, शिक्षा है, तालीम है, रोजगार है, ये बुनियादी चीजें हैं, वो लोग भी तो देख के जज करते हैं। अगर आप किसी पार्टी में खड़े होते हैं तो आप एक रिज्यूम भेजते हैं जहां आपके पिछले काम होते हैं। तो जब तक तालीम नहीं बढ़ती तो जुल्म के खिलाफ अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी? जब तक तालीम नहीं बढ़ती तो पॉलिटिकल अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी? तो मेरा पॉइंट यही तो है कि जब आपको जनप्रतिनिधि लोगों ने चुना और समझा और आप लोगों ने आप पे भरोसा किया, तो इस क्षेत्र में आपने क्या किया जिसको देख के लोग आप किया पूछ रहे हैं, क्या करेंगे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ तो मैं कैसे, आप मेरी सवाल ही मतलब आपका सवाल ही मेरे हिसाब से मुझे मेरे लिए रिलेटिव नहीं लग रहा। आज तक मेरे हाथ में पावर क्या थी? मैं आपसे तो कह नहीं सकता मैंने पढ़ाया है, वो मेरा काम ही नहीं है। आप मुझसे पूछें आपने न्यूज कितनी बनाई है, वो आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। मेरे हाथ में जो पावर ही नहीं है, वही बात हो गई कि हम पूछ रहे हैं आपने क्या। अरे ये काम सचिन पायलट का था, ये सवाल उससे करना थे। तो मेरा पॉइंट यही है सर कि आपने उनसे क्रॉस क्वेश्चन करा क्या कि सर इस चीज की कमी है, आप इसको पूरा करें। फिर वही बात कर रहे हैं आप, क्रॉस क्वेश्चन करने का भी जो वो है, मेरा जो फील्ड था, जो मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें दिख रही थी, मैंने कुरैशियों पे उनसे सवाल किया, मैंने सरकार को हर जगह वहां घेरा, जो इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए था।
ये एजुकेशन है, हेल्थ है, ये पॉलिसी मैटर्स करते हैं। इनके सवालात और इनके जवाबात मीटिंग्स में होते हैं, रूम्स में होते हैं। वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके जीते हुए पार्षदों की, आपके नगर परिषद चेयरमैन की, आपका जिला परिषद जिसको उठा के बना दिया गया उसकी, आपके जिला प्रमुख की, प्रधान की, जो पॉलिटिकल पोस्ट पे हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, ये जिम्मेदारी उनकी थी। जिस दिन मोहसिन रशीद उस जगह पे होगा और वहां मैं सवाल नहीं उठाऊं, जब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि आपने क्या सवाल किया। मैं आज जिस पोजीशन पे था, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट स्टेट कोऑर्डिनेटर, मैंने उसका हक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी से अदा किया है। तो जो चीज मेरे हाथ में ही नहीं थी उसका मैं क्या सवाल करूंगा। अच्छा मोहसिन रशीद साहब, पॉलिटिकल सवालों को छोड़ के निजी सवालों पे आते हैं। आपकी निजी जिंदगी के बारे में लोग जानना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, एज ए सेलिब्रिटी वो ट्रीट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। निजी जिंदगी के बारे में आवाम को बताएं थोड़ा सा, अगर आप ये सवाल लेना चाहें तो। नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी निजी नहीं है। मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ, मेरे वालिद इसी शहर में थे, मेरे दादा इसी शहर में थे। आपने नाम सुना होगा ताज स्टूडियो, जो इस शहर का पहला स्टूडियो था, वो मेरे दादा ने कायम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पुराने आपको फोटोग्राफर्स या मीडिया में लोग मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं मेरे वालिद या मेरे दादा से फोटोग्राफी सीख के गए हुए हैं। और मेरे वालिद और मेरे सारे चचा ज़्यादातर वक्त उन लोगों ने मक्का में गुजारा, टोंक के हाजियों की। अल्लाह का करम है कि उन्होंने ऐसी खिदमत की कि आज भी पुराने लोग उन्हें याद करते हैं। मेरी दादी रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान अमीरिया में अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरा निजी जैसा कुछ भी नहीं है। आप जो चाहे सवाल, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं निजी कह के नहीं लेना चाहूँ। आप जो चाहे सवाल कर सकते हैं, जो पब्लिक जो जानना चाहे वो मैं बता सकता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उसे छुपाऊं। मेरे बच्चे इसी शहर में पढ़ते हैं, मेरी बीवी इसी शहर की है, मेरा ससुराल इसी शहर में है, मेरा खानदान इसी शहर में है। मेरा खानदान दफन मोतीबाग कब्रिस्तान में, और इंशाल्लाह ताला पता नहीं मुझे मौत कहाँ है, लेकिन मैं चाहता ही हूँ कि मेरी भी खबर मोतीबाग कब्रिस्तान में बने। तो मेरे पास निजी जैसा कुछ भी नहीं, जो आप चाहें वो बता सकता हूँ। पॉलिटिकली और प्रोफेशनल लाइफ में क्या डिफरेंस है? पॉलिटिकली जनप्रतिनिधि होता है, प्रोफेशनल लाइफ में एक आदमी प्रोफेशनल वर्कर होता है किसी भी चीज का, या एक जॉब करने वाला होता है उस लेवल से। देखिए, आज की तारीख में मेरी नज़र में अगर कोई इंसान अपने आप को ये समझता है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स से अछूता हूँ, तो वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। आज की तारीख में इंडिया का माहौल जो हो चुका है, उसमें हर इंसान कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको हो सकता है आपको पता हो कि मैं पॉलिटिकल कमेंट कर रहा हूँ, या आपको नहीं पता हो। आप एक फेसबुक पोस्ट से भी एक एजेंडा को बढ़ावा दे सकते हैं या उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और होते भी हैं। तो मेरी नज़र में आप अपनी पूरी जिंदगी का आप कुछ भी करिए, आपके सामने अभी जो इकबाल वाला मैटर हुआ जयपुर में, आप उसे कैसे, आप क्या मानेंगे उसे? एक भीड़ है जो बैठी हुई है एक चौराहे पे, उसने ये देखा कि सामने वाला मुसलमान है, तो वो उससे इतने लड़ने पे आमादा हो गए कि उसे जान से मार दिया। ये प्रोडक्ट तो पॉलिटिक्स का ही है ना। अब आप सोचते रहिए कि मैं तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूं, तो मैं नहीं मानता कि आज की तारीख में आपकी सोशल, प्रोफेशनल या पॉलिटिकल लाइफ में कोई भी एक दूसरे से अलग है। आप कहीं भी हो, ये जो राजनीति आज की तारीख में इंडिया में चल रही है, इससे आप अछूते नहीं हैं। आप इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते ही हैं। कई सालों से आपकी सोशल मीडिया पोस्ट पे जीजा साला का एक लफ्ज बड़ा देखने को मिला, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या मामला है जीजा साला, और कौन है ये जीजा साला? देखिए, ये तो अगर मैं असल में आप अगर मुझसे शायद पहले पूछते तो मैं और इसको क्लियर कर देता, लेकिन अभी अल्लाह के हुक्म से मैं उम्रे पे होके आया, तो मैं मतलब पर्सनली वो कमेंट मेरे कभी भी पर्सनल नहीं होते थे, हमेशा पॉलिटिकल ही होते थे। अगर कोई गलत काम कर रहा है, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आपका हक है, वो आपको नहीं दिया गया सिर्फ इसलिए कि कोई चापलूस आपसे ज्यादा किसी के करीब है। हक आपका था लेकिन आपसे छीन लिया गया। मैं इन चीजों के लिए हमेशा मुखालिफत में खड़ा रहता हूं। दूसरी बात, अगर किसी के भी पास अनइवन कोई चीज हो रही है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई सामने वाले के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, अचानक उसके पास 3 ऑडीज आ गई। अगर वो आपसे रिलेटेड नहीं है, अगर वो इलेक्टेड किसी पोस्ट पे नहीं है, तो वो कहीं से भी लाए, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आपको पूछने का भी हक नहीं है। लेकिन अगर अचानक में पॉलिटिक्स में आते ही ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज आपको दिख रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आपके और आपके बच्चों का हक था जो छीन के एक ही आदमी को दिया जा रहा है। तो मैं कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ था, और खिलाफ भी मैं पॉलिटिकल था। पर्सनली
ना मेरी कोई लड़ाई है, ना मेरी कोई रंजिश है, ना मैंने कभी, आपने सुना होगा, मैं कभी बदतमीजी के अल्फाज इख्तियार नहीं करता। तो क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं जीजा साला कहता था और करप्शन को उजागर करता था। लेकिन उम्रे पे जाते वक्त मैंने सोचा था कि जितना कम हो सकेगा मैं लोगों को पर्सनली या उनको इनडायरेक्टली भी मेंशन करूंगा, इसलिए मैं वो चीज़ें अब नहीं करना चाह रहा। तो ठीक है, जो हो गया, जो चीज़ें मैंने उजागर कर दी। हाँ, करप्शन होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे टोक वालों को नुकसान होगा, तो फिर भी मैं करूँगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं खामोश बैठ जाऊँगा, लेकिन अब उन चीज़ों को मैं अब ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता। तो इसमें आपका कहना है कि अगर लोग चुनते हैं तो आप तैयार होंगे विधायक का इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, अगर लोग चाहते हैं तो और अगर टोक से, दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज से अगर मुसलमान का हक मारा जाता है, मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता, तो पार्टी के खिलाफ जाके करेंगे। पार्टी के खिलाफ क्या होता है? पार्टी जब हमारी पार्टी को अगर कोई गलत बता रहा है, मान लीजिए पार्टी को कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो पार्टी को सही रास्ता दिखाना, पार्टी की आंखें खोलना हमारा फर्ज है। इसमें खिलाफ क्या है? मैं अपनी कौम के अपने हक के लिए खड़ा हो रहा हूं, तो इसमें खिलाफ क्या है? अभी AICC का अध्यक्ष का चुनाव हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जीत के प्रेसिडेंट बने, तो ऐसा थोड़ी था कि उनके सामने लड़ने वाला कांग्रेस के खिलाफ हो गया था। ये एक देखने का जरिया था कि कौन ज्यादा पॉपुलर है, कौन ज्यादा बेहतर है। ऐसे ही ये इलेक्शन भी एक देखने का जरिया है कि टॉक के एतबार से इस शहर के लिए कौन ज्यादा बेहतर है, शहर वाले किसको चाहते हैं। अगर पार्टी को सर्वेज या उनके पॉलिटिकल जो एलाइज हैं, जो उन्होंने लोग छोड़ रखे हैं, वो गलत जानकारी दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं कि साहब ये पायलट साहब यहां से जीत जाएंगे, इन्हें दे दो, तो पायलट पार्टी की आंखें खोलना मेरा फर्ज है। अब चाहे थोड़े दिन के लिए पार्टी को ऐसा लगे कि भाई मोहसिन खिलाफ हो रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब उनकी आंखें खुलेंगी तो वो ये जरूर मानेंगे कि मोहसिन ने जो किया था वो सही किया था। चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा है, 60 वार्ड हैं, उसके बाद पंचायत समिति हैं, काफी सारे गांव हैं, फंड की भी जरूरत होती है। अगर लोग चाहेंगे तो क्या लोग ही आपके लिए फंड इकट्ठा करेंगे? आपको नहीं लगता कि लोग आपसे फंड लेंगे? आप इंशाल्लाह ताला देखिएगा, जो टोंक के लोगों के लिए भ्रम बना रखा है, टोंक के लोगों को बदनाम कर रखा है, टोंक के लोगों ने 2013 में एक आदमी को जज्बातों से वोट दिए, पैसे से वोट नहीं दिए थे। लोगों के लिए कहा जाता है कि एक चाय में बिक जाते हैं, उन लोगों को कमजोर से लोग, शर्म आना चाहिए उन्हें ये कहते हुए। आपके घर कोई आता है, आप उसे चाय पिला देते हो, आप उसकी कीमत देते हो? कोई आपके आगे चाय पी रहा है, आपकी खुशनसीबी है, वो चाय उसकी कीमत नहीं है, ये आपकी मेहमान नवाजी है। गैरत से मर जाना चाहिए उन लोगों को जो ये कहते हैं। आप इंशाल्लाह देख, टोंक वालों ने कभी भी ना फंड से वोट दिया, ना पैसे से वोट दिया, ना किसी लालच में वोट दिया। टोंक वालों ने अपने दिल की आवाज को सुन के वोट दिया है। अगर पैसे से देते तो यूनुस खान ने चुनाव लड़ते में कम पैसा बहाया, क्यों नहीं मिला उन्हें वोट? टोंक इस बार तारीख लिखेगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखिएगा, टोंक के लोग पैसे के लिए तो कभी काम करते ही नहीं थे। इस बार वो इस बात का सबूत देंगे कि चाहे कोई भी हो, जो आदमी उनके हक के लिए खड़ा होगा, टोंक के लोग अपने घर से खाना खिला के उसे चुनाव लड़ाएंगे। आप पैसे देने की बात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा, अगर मैं चुनाव लड़ा तो मेरा खाना अल्लाह ने किस घर में लिख दिया ये आज मुझे भी नहीं पता। और आप अगर मेरे साथ हो, इंशाअल्लाह कवर करें, तो देखिएगा कि टोंक वाले कैसे बिच के आपको और मुझे खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। तो यानी तैयारी तो पूरी है, प्लान तो पूरा है। अगर मेरे लोगों का, इस शहर के लोगों का हक मारा जाएगा, तो मैं अपनी नस्लों को ये बताने के लिए, मैं आने वाली नस्लों को ये बताने के लिए कि उस वक्त भी एक मीर खां था जो अंग्रेजों के खिलाफ अकेला खड़ा था, जुल्म के खिलाफ, हक के मारने के खिलाफ अकेला खड़ा था। तो इस वक्त भी मीर खां के खानदान में से टोंक का एक बेटा था जो इस जुल्म के खिलाफ, इस हक के मारने के खिलाफ खड़ा रहा। फैसला मेरे रब के हाथ में है, मेरी जान का ही फैसला उसके हाथ में है, तो हार और जीत तो क्या मायने रखती है? तो फैसला उसके हाथ में है। लेकिन मैं ये मिसाल जरूर कायम करूंगा कि अगर कौम का, मुसलमानों का, इस शहर के लोगों का हक मारा जाएगा, दबे कुचले पिछड़े लोगों का हक मारा जाएगा, तो हम खामोशी से नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल लड़ना चाहिए और आप लड़ें, मगर सर एक तो लॉन्ग टर्म प्लान होता है, एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है। एक हक हमारा दब रहा है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो गए, अपने हक को बचाने के लिए हम खड़े हो रहे हैं, मगर उन 5 सालों में काम भी करना होता है, तो उसके लिए आपने क्या मुद्दे रखे? देखिए, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई प्लान नहीं। सबसे पहली चीज है, और ये मैं आपको बताऊंगा, मैं खाली हवाई फायर नहीं कर रहा, हम इन 5 सालों में टोंक को रेल से जोड़ देंगे।
लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तो सभी कहते हैं। नहीं, अगर मैं चुनाव लड़ा तो मैं कॉन्क्रीट प्लान बताऊंगा आपको कि कैसे जोड़ देंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, टोंक से नशा मोहसिन रशीद के जिंदा रहते इंशाल्लाह इन 5 सालों में टोंक में नशा नहीं बचेगा, या तो मैं बचूंगा या नशा बचेगा। यह वादा मैं आपसे कर सकता हूं। मैं अपनी जान लड़ा दूंगा इस शहर को नशे से बचाने के लिए, क्योंकि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान है तो हमारे बच्चे, है तो हमारे भाई। मैंने देखा है कि कैसे गिड़गिड़ाते हैं वो एक 300 रुपए की डोज के लिए, उन्हें लगा दी गई है ये लत। नशा इंशाअल्लाह ताला मैं टोंक से खत्म कर दूंगा। जो माइक्रो फाइनेंस के जरिए लड़कियों की, औरतों की इज्जत आबरूओं पे हमला करा जा रहा है, मैं उन लोगों को जड़ से खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं करने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ टोंक के लोग होंगे मेरे साथ। अगर मेरे हाथ में पावर हुआ तो सरकार होगी। सरकार के आने के बाद आप सिर्फ 2-4 पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए माइक्रो फाइनेंस चलने दे रहे हैं, जो आपके घरों में घुस के अगर किस्त नहीं हो रही तो आपकी बच्चियों की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। मैं सबसे पहले इन चीजों के बाद रोजगार मेरी प्रायोरिटी है। अगर हमारा शहर ट्रेन से जुड़ जाता है, आधी परेशानी यहां खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, टोंक को रोजगार से जोड़ने के लिए 1000 प्लान है। जरूरत है वाकई में हमदर्दी से उस पे उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की। मोहसिन रशीद साहब, आखिरी सवाल। लोग चौक चौराहों पे होते हैं, बात करते हैं, कुछ आपके साथ होते हैं, कुछ खिलाफ होते हैं और कुछ कटाक्ष बांधते हैं जी। उन्हीं चौराहों से निकल के सवाल आया है कि मोहसिन रशीद साहब जब पार्षद के इलेक्शन में ढंग से फाइट नहीं कर पाए तो ये इतने ऊंचे ख्वाब एमएलए के कैसे देख रहे हैं? वाजिब बात है, उन लोगों का ये बात पूछना बहुत वाजिब है। मैं इस बात से नाराज नहीं हूं और सवाल करना भी चाहिए। अगर मैं भी यही कहूं कि आप सवाल मत करिए तो मुझ में और सचिन पायलट में क्या फर्क है? पार्षद का चुनाव मैंने लड़ा था 2009 में। 2009 और 2023 में 14 साल का डिफरेंस है। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ था वो 14 साल का है। अच्छा, एक बात मैं जानता हूं कि पार्षद का चुनाव जब मैंने लड़ा था तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि मुझे जो टिकट दिया गया था वो मेरे वार्ड से नहीं दिया गया था। अगर उस वक्त भी टिकट मुझे मेरे वार्ड से दिया जाता तो रिजल्ट कुछ और था। इसीलिए मैं टोंक विधानसभा छोड़ के कहीं और को देख भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ताकत तो मेरे शहर के लोग हैं। जब एक वार्ड की बात होती है तो आपकी ताकत आपके मोहल्ले के लोग होते हैं, और उन मोहल्ले के लोगों ने ईमानदाराना फैसला किया। उन्हें ऐसे ही सचिन पायलट को नकार देना चाहिए जैसे दूसरे वार्ड में से आए हुए मोहसिन रशीद को नकारा था। मैं वही जज्बा चाहता हूं टोंक के लोगों से, जैसे उन्होंने उनके वार्ड का पार्षद, उनका जो टिकट था, जबकि मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि जो टिकट ले आएगा वो लड़ लेगा। अगर वो मुझसे कहते मुजीब भाई मेरे भाई की तरह, मेरे बड़े भाई की तरह, अगर मुजीब भाई मुझसे कहते कि मोहसिन मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, तो मैं वहां जाता भी नहीं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हो सकता है मुजीब भाई से किसी ने कहा होगा कि टिकट तुम्हारा है या मोहसिन को नहीं मिलेगा, तो हमारी और मुजीब भाई की बात हुई थी कि जो टिकट ले आएगा वो लड़ लेगा। और मुजीब भाई मेरे रिश्तेदार भी हैं। यहाँ के टिकट लेने के लिए मुजीब भाई मेरे साथ गए थे, मुझे टिकट दिलाने के लिए खुद मुजीब भाई गए थे। तो मेरी जो ताकत थी वो उस शहर के लोग ही थे, उस वार्ड के लोग थे। जब मुजीब भाई को लोगों ने कहा कि आप खड़े हो जाइए, तो उसमें मुजीब भाई की भी कोई गलती नहीं। उन्हें अपने शहर के लोगों, अपने वार्ड के लोगों की बात सुननी चाहिए, और वो खड़े भी हुए और जीते भी। तो यही काम अब 14 साल बाद मैं टोंक विधानसभा के लिए कर रहा हूं। अब मुजीब भाई की जगह मैं हूं। अब लोगों को समझना चाहिए कि हम चाहे कुछ भी हो, मैं चाहे बहुत बड़ा नाम नहीं हूं, मैं चाहे सचिन पायलट के बराबर पैसे वाला नहीं हूं, मैं चाहे सचिन पायलट के जो क्लोज एड्स हैं उनकी तरह मेरे धंधे दुबई में नहीं चल रहे हों, मेरे बच्चे दुबई में नहीं पढ़ रहे हों, है ना, मेरे पास जयपुर में बंगला नहीं हो, दिल्ली में बंगला, लेकिन मैं इस शहर का आदमी हूं। आप दरवाजा बजा के मोहसिन रशीद को हाथ पकड़ के बुला सकते हैं। आपको अगर घर में कोई परेशानी है आप मुझसे आके बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कह सकते हैं कि मोहसिन भाई चलना पड़ेगा। मैं सचिन पायलट नहीं हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं कादिर साहब, आपको जितने लोग मिले उनसे मुझे वोट देने को मत कहिए। आप जितने भी लोग मिले उनसे सिर्फ ये बात ये कहिए कि अगर तुम्हारे पास 5 साल में सचिन पायलट का नंबर तुम्हारे फोन में हो तो उसे वोट दे देना। अगर सिर्फ उनके पास उसका नंबर हो तो वोट उसे दे देना। सर, नेशनल लीडर है, प्रोटोकॉल है, जैसे कि नेशनल लीडर है, प्रोटोकॉल है, व्यस्त रहते हैं, उसके बाद पार्टी की जिम्मेदारी है। नेशनल लीडर किस चीज से है? कांग्रेस से। क्यों है वो आज विधानसभा में? जनता की वजह से। कहाँ की जनता की वजह से? टोंक की जनता की वजह से। तो फिर ये सवाल तो उनसे भी है, मगर नहीं, प्रोटोकॉल आपसे क्या प्रोटोकॉल? एक लेवल पे आप रायबरेली जाइए,
प्रियंका गांधी से बड़े नेता हैं? उनसे बड़े हैं क्या? राहुल गांधी से? नहीं, उनसे बड़े हैं क्या? अशोक गहलोत से? नहीं है ना? जाइए जोधपुर और जाके किसी को भी पकड़िए और कहिए सीएम साहब से बात कराओ। जाइए सीएम हाउस और देखिए, वहां पे जोधपुर वालों के लिए एक अलग गेट है। आपको भी पता होगा, आपके भी कई जानने वाले गए होंगे, पायलट साहब के बंगले के बाहर खड़े हुआ करते थे और गार्ड कहता था जाओ यहां से, नहीं है पायलट साहब, जबकि वो अंदर हुआ करते थे। उस वक्त भी छोड़िए, 6 महीने पहले चले जाइए, टोंक शहर की नाक जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना कमर साहब का इंतकाल हो गया। हिंदुस्तान में जाने पहचाने मौलाना मोहम्मद उमर नदवी साहब का इंतकाल हो गया, पायलट साहब आए। अब अगर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि नेशनल लीडर है, तो भाई राहुल गांधी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके और लोगों से मिलते हैं। और अगर आपको भाई ऐसा है, अगर मैं टॉक के लोगों के लिए ये काफी है कि हमारा आदमी जो है वो नेशनल लीडर है, चाहे हमें जूते की नोक पे रखे, तो इस मेंटालिटी का मेरे पास इलाज नहीं है। मैं इस बुज़दिली को और इस गुलामी को ओढ़ के जिंदा नहीं रह सकता। मैं अपनी औलाद को ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें विरासत में एक नेशनल लीडर के जिंदाबाद के नारे दे के जा रहा हूं, तुम्हें जिंदगी भर जिंदाबाद जिंदाबाद लगाना है, उसके आगे नाम किसी गुजर साहब का होगा। मैं मेरी नस्ल को, मैं अपनी औलाद को ये कह के जाऊंगा, तुम इस शहर के हो और इस शहर में जिंदाबाद के आगे जो नाम होगा वो या तो मेरी औलाद का होगा, या आपकी औलाद का होगा, या किसी और की औलाद का होगा, लेकिन वो पैदा टोंक में हुआ होगा और उसके बुजुर्ग टोंक में दफन होंगे। मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं करना चाहता कि वो नेशनल लीडर है तो हमें जूते की नोक पे रखें। वो नेशनल लीडर है टोंक के लोगों की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन साहब, हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ मोहसिन रशीद साहब, जिनको आपने सुना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए। शुक्रिया।